साथियों, जय भारत, जय क्रांति। साथियों, आवाज आ रही है मेरी? साथियों, मैं ओबीसी क्रांति सेना से एडवोकेट देवेंद्र सिंह आज आपके सामने एक बार फिर एक हल्के से विषय को लेके आया हूं। अभी आपने देखा होगा ओबीसी में जो लीडर हैं मध्य प्रदेश के, जो पिछड़ा वर्गों के लीडर हैं, कई दिनों से अचानक जो मतलब राजनीतिक पार्टियों के मेंबर रहे, जिन्होंने कहीं ओबीसी की बात नहीं की, आते पिछड़ा वर्ग में हैं, हमेशा उनने पिछड़ा वर्गों की आड़ में ही राजनीति की है और पिछड़ा वर्गों की वोट लेके उनने कहीं ना कहीं अपने करियर को स्थापित किया है। आजकल आप देख रहे हैं लगातार वो महिला बिल जो आया है, महिला आरक्षण के लिए जो लाया गया है, महिला आरक्षण के बिल पे लगातार बोल रहे हैं कि ये वाली बात तो क्लियर है कि आपने 50% जो आरक्षण महिलाओं के लिए आप दे रहे हैं उसमें SC ST OBC कोटा होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो SC की भी हैं, महिलाएं तो OBC की भी हैं। जब सब कहीं की महिलाएं हैं तो आपको महिलाओं को आरक्षण देना होगा। अब लेकिन समस्या कहां बन रही है? महिला का आरक्षण होने के बाद आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और महिलाओं को नया आरक्षण क्यों दिया? क्योंकि महिला जितनी महिलाएं आपने देखा होगा, आज पुरुष वर्ग तो जाग गया है, पुरुष वर्ग अपने संविधान को पढ़ गया है, अधिकारों को समझ गया है, लेकिन महिलाएं आज भी अंधविश्वास में, पाखंड में उलझी हुई हैं। अभी इनको मंडल कमीशन, कालेकर कमीशन को समझना होगा। कभी सीखा ही नहीं या सिखाया नहीं गया। हमारे घरों की परंपरा ऐसी रही कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसको हम अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, कपोल काल्पनिक कहानियों में डाल देते हैं। हम अपने बच्चों को कभी ना तो संविधान पढ़ाते हैं, ना कानून की जानकारी देते हैं, ना विधि की जानकारी देते हैं। आज आप खुद सोचिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्गों की जागृति आई है साल 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जागृति आई है, सबसे अच्छी जागृति आई 2019 के बाद। 2019 के बाद पिछड़ा वर्ग जिस तरीके से जागा, मुझे नहीं लगता है कि भारत में इतनी तेजी से, इतनी तीव्र गति से कभी जागा हो। आज जब पिछड़ा वर्ग जाग गया, हर बच्चा, युवा, बुजुर्ग सब समझ गए। आप बच्चों से बात करो तो बच्चे बोलते हैं हमें अपने अधिकार चाहिए, बुजुर्गों से बात करो तो बुजुर्ग भी बोल रहे हैं कि हमने गलतियां कर दी, हमने अपने अधिकार नहीं मांगे और हम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ते रहे। हमें दुख है। हमारे कल्याण जी जो रहे हैं, आदरणीय कल्याण सिंह लोधी जी, जिंदगी इनने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर राम मंदिर की लड़ाई ने लड़ी। इनने कभी खुले मंचों से नहीं कहा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लास्ट समय, अंतिम समय जब वो बुजुर्ग हो गए, तब उनने स्पष्ट कहा कि आरक्षण आपका संवैधानिक हक अधिकार है, इसे आप थप्पड़ मार के लो, स्पष्ट कहा। लेकिन काफी लेट हो गया ना कल्याण जी, आपने जीवन के अंतिम समय कहा और वो शब्द कहने के 6 महीने के बाद आप इस दुनिया से चले गए। सोचिए यही बात यदि आपने 25 साल के, जो आपका गर्म खून था, आपका गर्म जोश था, एक जुनून था, एक टीम थी आपके पास, यदि ये वाली बात आपने उस समय की होती तो आज शायद पिछड़ा वर्गों की हालत ऐसी ना होती जैसी हालत है। उमा भारती जी सारी जिंदगी गाय, मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों पर उलझी रही। अब लास्ट समय जब आ गया है, 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, भाजपा उन्हें भाव नहीं दे रही है, उनको टिकट नहीं दे रही है, उनका राजनीतिक कद बहुत बौना कर दिया है। एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, प्रखर वक्ता के लिए आपने एक कहीं ना कहीं चंद विधानसभा तक सीमित करके रखा है। आज वो भी लास्ट समय महिलाओं के, OBC SC ST के आरक्षण के लिए मांग कर रही हैं। ये काफी लेट हो गए आप लोग, और आप लोग कोई मांग है, आप इसलिए मांग नहीं कर रहे कि आपके अंदर की विचारधारा जाग गई है ना, डर है। क्योंकि जब आपके पास भीड़ मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं हो रही है, अब आपके पास भीड़ पाखंडवाद के नाम पे नहीं हो रही है, अब यदि आपके पास में भीड़ है तो भीड़ हम लोगों द्वारा जगाई गई भीड़ है, जो 2019 से अपना जीवन खराब करके, अपना कैरियर बर्बाद करके, अपने पैसे बर्बाद करके आज जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति जो पिछड़ा वर्गों की खड़ी हुई है, इस भीड़ को कहीं ना कहीं आप लोग श्रेय लेने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। खैर, हमारा विषय बिंदु आज का ये नहीं है। हमारा विषय बिंदु ये है कि महिलाओं के लिए अगर SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिलता है तो ये बोल रहे आंदोलन करेंगे, अरे धरना देंगे,
रैली, अरे ये बताइए क्या किस किस आंदोलन की आवश्यकता है? चुनावी वर्ष है, आचार संहिता लगने वाली है, 4.5 साल होते हैं आंदोलन के लिए, धरने के लिए, तैयारी के लिए। एक एग्जाम होता है, साल भर व्यक्ति पढ़ता है और पेपर के समय पेपर देने जाता है, तो पेपर देने का समय है, परीक्षा की घड़ी है आपकी। परीक्षा की घड़ी में आप आंदोलन करेंगे? अरे यदि बाकी आंदोलन करके आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे, और वही भाजपा कांग्रेस से टिकट लेने के लिए आप भीड़ दिखा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, अरे कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो लड़ना सीखो। अरे आप लड़िए ना, आइए मैदान में, चुनाव लड़ो, खुद की सरकार बनाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसको कितना प्रतिशत देना है। तुम इस देश के राजा हो, शासक हो, 85%, 90% भाग आपका है। आज चुनाव के समय, चंद महीने बाद चुनाव है, सुनील जी नमस्कार, चंद महीने बाद, 2 महीने बाद चुनाव है, और 2 महीने बाद चुनाव होने के लिए आपको आज आंदोलन दिख रहा है। यदि आपको आंदोलन करना था तो 6-8 महीने पहले करना था, 6-8 महीने पहले करना था। बिल्कुल कमलेश जी, लेकिन आप ये बताइए, ये मुद्दा बनाकर फोकस में आना चाहते हैं, और भी जो कई संगठन हैं ये भी तो मुद्दा ही बना रहे हैं, ये भी तो भीड़ बना के। आपने कभी सोचा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी करके कोई फोकस बना के किसको दिखा रहे हैं फोकस? कहीं ना कहीं हम भीड़ दिखा के एक दुनिया को भाव और ताकत दिखाते हैं कि हमारे साथ में इतने आदमी हैं, हमें इतने टिकट दो। मतलब बात तो घूम फिर के वही आती है ना, हमें भाजपा से टिकट दो, हमें कांग्रेस से टिकट दो। आप टिकट मांगने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं कि ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार मांगने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? ये 2 बिंदु हैं अलग अलग, दोनों को समझना होगा। पिछड़ा वर्गों का आज तक शोषण इसीलिए हुआ है, जनता को बुलाया गया कि ओबीसी के हक अधिकारों के लिए एकत्रित होना है, और जनता ओबीसी के हक अधिकारों के लिए मूवमेंटों में एकत्रित होती है। और मूवमेंट के लीडर क्या बोलते हैं, देखो ये हमें टिकट के लिए हमने भीड़ बुलाई है, हमें टिकट दो वरना आपको डिस्टर्बेंस कर देंगे। ये 2013 में भी हुआ, 18 में भी तो हुआ था, हार्दिक पटेल जी आए थे, क्या हुआ कि अपना मोर्चा खड़ा होगा, अपनी पार्टी खड़ी होगी, डिस्टर्बेंस कर दिया। ये अब 23 में समय नहीं बचा है, 23 का माहौल बन चुका है, जनता जाग चुकी है। सारे संगठन, में आज फिर बोल रहा हूं, सारे संगठन एक मंच पर आए। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए आह्वान करते हैं क्योंकि हमारी बात यहां से बैठे बैठे मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत के कई घरों में सीधी पहुंच जाती है। एक बार मैं लाइव चला कि यदि 100 लोगों को या 200 लोगों को करता हूं प्रेरित, और 200 लोग 200 जिले के व्यक्ति होते हैं, तो आप सोचिए कि उन 200 लोगों को हमें जगाने के लिए उनके घर पर जाना पड़ता, तो हमारा 200 दिन बर्बाद होते, और एक दिन का आने जाने का खर्चा हमारा कम से कम 2 से लेकर 5,000 होता, तो 10-25 लाख रुपए खर्च होते, तब कहीं हम 200 लोगों को जागृत कर पाते। इस सोशल मीडिया, मुनीष जी नमस्कार, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी देखिए सुन पा रहे हैं। ये होता है सोशल मीडिया की ताकत, ये होती है सोशल मीडिया का संवाद, कि मैं यहां बैठा हूं, हमारे आदरणीय बड़े भाई मित्र हैं, मुनीष जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारी बात वहां से सुन रहे हैं, वो वहां में समझ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकें। हमने कभी ये नहीं बोला आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मंच पे आके कि आप ओबीसी क्रांति सेना से जुड़िए, आप राष्ट्रीय क्रांति सेना से जुड़िए, आप फलाने संगठन से जुड़िए। इतने सालों से लाइव चला रहे हैं, कभी किसी से आह्वान किया है? क्योंकि हमारा उद्देश्य संगठन खेलना नहीं है, हमारे संगठन में आओ, तुम्हारे संगठन में खराबी है, फलाने संगठन में खराबी है। एक आज क्या हो रहा है, आज ओबीसी कुर्मी हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, सारे संगठन क्यों बर्बाद हो गए हैं? सारे संगठन की बर्बादी के पीछे यही मात्र कारण है। अगर मैंने मुनीष जी से 10 बार बात की, या लोगों ने देखा कि हमारी वो मुनीष जी की फेसबुक पर वार्तालाप चल रही है, तो लोग मुझे फोन लगाना चालू कर देंगे, अरे मुनीष जी का काम ऐसा है, मुनीष जी को फोन लगाना चालू कर देंगे, देवेंद्र जी का काम ऐसा है। कुछ लोग शातिर माइंड, खुरापाती, फ्री के लफंगे इसीलिए बैठे हैं सोशल मीडिया पे, इसको फोन लगाएंगे, उसकी कटाई करेंगे, इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, और ये 100-200 लोग बैठे 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 ये सारे के सारे मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं, सारे सामाजिक संगठनों को खोखला कर रहे हैं, सारे पिछड़ा वर्गों के संगठनों को खोखला कर रहे हैं, सारे टिकट मांगने वाले अच्छे व्यक्तियों को खोखला कर रहे हैं। आज ये चलिए मान के आप एक चीज देख लो, जिन लोगों ने मूवमेंट खड़ा किया वो तो इतिहास में ही दिख ही नहीं रहा किसी को, कहां है कहां नहीं है। ओबीसी के नाम पर नए नए लीडर, पैराशूट लैंडिंग, जैसे एक समय भाजपा कांग्रेस में अचानक से पैराशूट लैंडिंग होती, वैसे ही आजकल ओबीसी के नेताओं की हो रही है पैराशूट लैंडिंग।
तो साथियों समझना है, हमारा बिल्कुल उद्देश्य है, हमें कोई आंदोलन नहीं करना, कोई संगठन की बातों में नहीं आना। आंदोलन करके क्या कर लेंगे आप आंदोलन करके एक से ब्लैकमेलिंग के लिए दबाव पैदा कर रहे हैं। ओबीसी की जो क्रांति, जो चिंगारी सागर से लगी थी, हाँ अक्सर लोग वहां बोलते हैं कि सागर से लगी थी, सागर से लगी थी। हाँ मैं बोल रहा हूं सागर से लगी थी, और ये सिद्ध भी है। आप एक चीज बताइए, सारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं, लगभग 55 जिले हैं, मैंने कल देखा था लिस्ट। 55 जिलों में नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में कहां आते हैं? सागर। एक बार नहीं आते, 2 बार नहीं आते, वो तीसरी बार आ रहे हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी सागर में तीसरी बार फिर से आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं। आपके शिवराज सिंह चौहान के सागर में 8 से लेकर 10 दौरे लग चुके हैं। नरेंद्र तोमर जी के दौरे लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सुरेंद्र कुमार सिंह के दौरे यहाँ के लग चुके हैं। आज लोधी समाज के सारे राष्ट्रीय नेताओं को एक जिला दिखता है, सागर। कोई भी संगठन हो, मुझे कहने में कतई दुख नहीं होगा या संकोच नहीं होगा। हमारे समाज के 3 राष्ट्रीय अधिकारी अपने अपने संगठन चला रहे हैं। 3 अधिकारी एक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सागर आने के लिए एक हैं। सागर ये अधिकारी भी आएंगे, वो अधिकारी भी आएंगे, वो अधिकारी भी आएंगे। सारे किसान मोर्चों के संगठन सागर में, सारे पिछड़ा वर्गों के संगठन पूरे सागर में, लोधी समाज के 50 संगठन सागर में। क्यों? आखिर भैया सागर से प्रेम क्या है? दमोह में भी तो पिछड़ा वर्ग के नेता है, हमसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। दमोह में क्यों नहीं कर रहे आप कोई मूवमेंट? भोपाल में करिए, नरसिंहपुर में करिए, छतरपुर में करिए। आपको ले दे के मध्य प्रदेश और भारत देश के सारे पिछड़ा वर्गों को सागर ही क्यों दिखता है? क्यों? मैं बता रहा हूं कारण। सबसे बड़ा कारण यह है कि सागर वो क्षेत्र है कि आज भी यहां पिछड़ा वर्गों की सबसे मजबूत टीम बनाई थी मैंने, सबसे मजबूत टीम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज सागर मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका है, ये चीज समझिए आप लोग। प्रीतम लोधी जी का बंडा वाली घटना पर जो आंदोलन हुआ, कायदे से वो आंदोलन आक्रोश रैली भोपाल में होना थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लेकिन वो भोपाल में होती तो फ्लॉप हो जाती, फेल हो जाती। वो जानबूझ के वो कार्यक्रम सागर में रखा गया। पूरे भाजपा नेताओं की चाल थी प्रीतम जी को बाहर निकालना। भाजपा नीति, भाजपा के सुनियोजित प्लान था कि प्रीतम जी को बाहर निकाल के ओबीसी मूवमेंट में डालो। इसीलिए प्रीतम लोधी जी के लिए मैंने ओबीसी क्रांति सेना में स्थान नहीं दिया, साफ मना कर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, 10 से लेकर 12 बार मुझसे कहा गया कि ओबीसी क्रांति सेना में ले लो आप, ओबीसी क्रांति सेना प्रीतम जी के लिए ले लीजिए आप। हमने साफ कहा मैं ओबीसी क्रांति सेना में प्रीतम भाई साहब को नहीं ले सकता। लोगों ने पूछा, सवाल किए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने पूछा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैंने सीधा बोला उमा जी के कट्टर समर्थक है प्रीतम जी। उमा भारती जी 25 साल में आज तक क्लियर नहीं कर पाई, जनशक्ति हो, विरोध हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, घूम घाम के घेर हार के आती भाजपा पे हैं। वो जैसे गुरु वैसे चेला, जहां दीदी जाएंगी वहां प्रीतम जी जाएंगे। ये वाली बात सबको पता है। आज मैं बोल रहा हूं, थोड़ी सी बोलने में आप लोग कल भी लगेगी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। मैंने प्रीतम जी को ओबीसी क्रांति सेना में कोई पद नहीं दिया, मना कर दिया। फिर बाद में ओबीसी महासभा में पद ले लिया। बाद में कर रहा था काय की राजधानी की, तो उन्होंने सागर में कार्यक्रम किया ना। उन्हें मालूम था कि सागर में भीड़ बनेगी नहीं। आज भी सबसे बड़े ज्ञापन पिछले 4-5 साल से होते हैं, सागर में होते हैं। ओबीसी के 4 से लेकर 6 बहुत बड़े बड़े मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर के हुए। ये बिहार में नहीं हुए, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, राजस्थान में नहीं हुए, महाराष्ट्र में नहीं हुए। 137 दिन का जो धरना हुआ, जिस पर आज ओबीसी महासभा खड़ी है, ये हमने दिया, पीली कोटी पे दिया। सोशल मीडिया पे डली है पोस्टें, लोग वक्त श्रेय लेने का प्रयास करते हैं कि हमारा है, तुम्हारा है। अरे आप डेट बाय डेट देखिए ना। एक दिन आके आपने 300-400-500 फोटो खींच ली अलग अलग एंगल से, उनको आप डालते रहे, बात अलग है। लेकिन अपडेट देखिए ना आप कि 137 दिन लगातार किस व्यक्ति की सोशल मीडिया की फेसबुक आईडी पे अपडेट है। वो अपडेट आप देखें, समझदार है, शिक्षित बने, किसी की बातों में ना आए। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? पहले जानो और फिर छानो, उसके बाद मानो। क्यों आप लोग किसी की बात मान जाते हैं? सच्चाई स्वीकार न करना सीखे, स्वीकार करना। उसके बाद 28-30 हजार दीवार लेखन करवाया गया पिछड़ा वर्गों के नारों का, वो सागर से चालू हुआ, सागर में किया गया। 35 दिन की जन जागरण यात्रा सागर में हुई।
दादा बहादुर सिंह जी ने एक यात्रा निकाली थी कई दिनों की, पूरे संभाग में कहीं भी भीड़ 100 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं हुई। लेकिन जब वही यात्रा सागर पहुंचती है तो सागर में 10,000 लोग निकल आते हैं। कजलीवन मैदान में पूरा पानी गिरता रहा प्रीतम लोधी जी के ओबीसी बंडा वाली घटना के कार्यक्रम में। ये पूरा मूवमेंट सागर में हुआ, भीड़ नहीं बन रही थी। तो हमारा कहने का मतलब है 240 दिन का धरना हुआ, सागर में हुआ, शिक्षा क्रांति परिवर्तन का आंदोलन। तो ये सारे ऐतिहासिक काम सागर में हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 10-10 बार 20-20 बार सागर आना पड़ रहा है। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व कोई भी हो, गौरव हैं, चाहे उमाजी हो चाहे प्रहलाद जी हो, इनको भी सागर आना पड़ रहा है। हमारे लोधी समाज के 3 अधिकारी हैं, इनको भी सागर आना पड़ रहा है। कुशवाहा समाज का महाकुंभ भी सागर में हुआ, यहां भी सीएम साहब को आना पड़ा। तो आदिवासी समाज की हल्की सी घटना हमारी केसली में होती है तो शिवराज सिंह चौहान जी को वहां केसली में आके मृदंग बजानी पड़ी, मतलब एक नृत्य होता है, ढोलकिया होती है, और ढोलक बजानी पड़ी। तो देवेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह का संगठन वो नाम है कि मैंने तो अभी मृदंग ढोलक बजाने पर मजबूर किया है। अभी भी आप लोग समझ जाइए, जब एक अकेला व्यक्ति एक मुख्यमंत्री को नाचने गाने वाला बनाने के लिए बाध्य कर सकता है, तो सोचिए यदि आप हमारे साथ में खड़े होते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। साथियों, ताकत समझिए, हमारा सिद्धांत, हमारा नियम, हमारी मांग भाजपा कांग्रेस से सौदेबाजी करके टिकट लेना नहीं है। मैं आज फिर निवेदन करता हूं, मध्य प्रदेश के हालात बहुत बढ़िया हैं। आप सभी लोग एक साथ बैठे, सभी लोग इस कैडर को समझें। महिलाओं के लिए ये लेके आए हैं आरक्षण, ये कहीं ना कहीं SC ST OBC को छीनने के लिए प्रयास किया गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि पुरुष जाग गए हैं OBC के, महिलाएं नहीं जागी हैं। दिया है किसी ने कैडर अपनी श्रीमती जी को? दे रहा है कोई कैडर? बताइए कितने क्रांतिकारी हैं, कितने संगठन चल रहे हैं। आज लोधी क्रांति सेना की भीड़ हो 5,000 500 2,000 लोग आते हैं, कुशवाहा क्रांति सेना की भीड़ हो हजारों पुरुष रोड पे आते हैं। कभी आपने महिलाओं की क्रांति देखी क्या? बताइए किसके संगठन में आज तक की तारीख में 5,000 महिला आई हूं? सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। तो सबसे पहले तो भैया एक कैडर लेके अपने बच्चों को कैडर देना चालू करो, क्योंकि आने वाले समय में महिला कोटा लागू होगा। 50% महिला कोटा का लागू होता है तो आपकी श्रीमती जी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जागृत नहीं है, ट्रेंड नहीं है। उन्हें भाषण देना सिखाइए, मंच के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, जागृति की आवश्यकता है। हमारी पत्नियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को मंडल कमीशन पढ़ाइए, काका कालेकर कमीशन पढ़ाइए। हम तो पढ़ गए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लाइव चला रहा हूं, 80% 90% पुरुष हमारे लाइव देख रहे होंगे, लेकिन इस सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं। 99% घर की महिलाएं बेचारी चौका चूल्हा बर्तन खाना कर रही होंगी, वो हमारा लाइव भी नहीं सुन पा रही होंगी। तो कैसे जागेंगी, वो कैसे जागृत होंगी? और आपकी यदि महिला जागृत नहीं होती है और आरक्षण कोटे से अब उसको बना के विधायक ले भी गए, तो क्या वो विधानसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने की बात रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी। ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए मांग रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी। देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है बात रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगी, क्योंकि हमारी महिला बहुत कम शिक्षित हैं। ना तो हमारी महिला JNU में पढ़ी हैं। अब JNU मतलब मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, नफरत। लेकिन आज तुम्हारे देश की जो वित्त मंत्री है वो JNU से पढ़ी हुई है। ये समझिए, एक कोई लोधी है क्या जिसकी बेटियां JNU में पढ़ रही हूं? बताइए, इतने लोधी जुड़े हुए हैं। धन सिंह लोधी जी लोधी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। धन सिंह लोधी जी, आप तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कृपया करके आप बताएं कि मध्य प्रदेश की क्या 5 महिलाएं JNU में पढ़ रही हैं लोधी समाज की? लक्ष्मी कुशवाहा जी आप जुड़ी हुई हैं कुशवाहा क्रांति सेना से, आप बताएं क्या आपकी 5 महिलाएं मध्य प्रदेश की JNU में पढ़ रही हैं? और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ नरवरिया जी आप बताइए, आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं जागृति की, एजुकेशन की। जब तुम्हारे मध्य प्रदेश में 5 महिलाएं नहीं मिलती हैं जिन्होंने JNU में डिग्री ली हो, तो कैसे आप देश की वित्त मंत्री बनेंगी? लेकिन मैं आपको मध्य प्रदेश की 50 महिलाओं के नाम दिखा दूंगा जो हिंदू हैं, सनातनी हैं,
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, जिनकी बेटियां जेएनयू में पढ़ रही हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। बिल्कुल प्रजापति जी, आप भी बताइए क्या प्रजापति समाज की 2 महिलाएं भी है क्या मध्य प्रदेश के अंदर? क्यों धन सिंह जी, क्यों नहीं है? फिर आप बताइए, फिर आप देश को फिर आप कैसे लेके जाएंगे उस मुकाम पे? आप अपनी समाज की महिला को विधायक तो बना के ले जाएंगे, सांसद बना के ले जाएंगे, हो सकता है खुद की सरकार ही बना के ले जाए। तो क्या है कोई ऐसी महिला जितना हाई नॉलेज हो जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके, देश की वित्त मंत्री बन सके? देश का वित्त मंत्री बनने के लिए इकोनॉमिक्स से आपको कम से कम बीए करना होगा, फिर एमए करना, उससे बीकॉम करना होगा, एमकॉम करना होगा, उसके बाद आपको पीएचडी करना होगी। अर्थशास्त्र को आपको समझना होगा, और पीएचडी भी घर बैठ के नहीं होगी, पीएचडी भी आपको किसी अच्छे विश्वविद्यालय में होगी। और पीएचडी करने का जो पहले स्कॉलरशिप था ना, फीस था, ये बस फ्री में था। आज की तारीख में पीएचडी करने की फीस जो 40 लाख के आसपास है। जिसके पास 40 लाख रुपए हैं, आप अपनी बहन बेटी को बीए करा देंगे, एमए करा देंगे, बीकॉम करा देंगे, एमकॉम करा देंगे। 250 रुपया में पहले बीकॉम होती सागर विश्वविद्यालय में, लेकिन देश के शिक्षा का निजीकरण करके 250 की बीकॉम 2.5 लाख रुपए की पड़ रही है। 300 में एमकॉम होती, आज की तारीख में 3 लाख रुपए की एमकॉम पड़ रही है। तो 3 2 5 लाख रुपए तो बीकॉम एमकॉम में लगा देंगे, पीएचडी की 40 लाख कहां से लेके आएंगे? और जब तक आपके पास में पीएचडी की डिग्री नहीं होगी, या मध्य प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश हो, या फिर भारत हो, आप कैसे बनेंगे अर्थशास्त्री? कैसे बनेंगे आप वित्त मंत्री? ये चिंतन के विषय है, गंभीर विषय है। शिक्षा के लिए जिस तरीके से आपकी वैज्ञानिक सोच की शिक्षा को अलग करके कपोल काल्पनिक शिक्षा को डाला जा रहा है, और डार्विनवाद थ्योरी जो थी उसको अलग कर दिया गया है। कैसे बताएंगे बच्चों को कि आज ये बोलते ना कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है, तो आज कंप्यूटर का युग है, लैपटॉप है, 4G है, 5G है, हमें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की आवश्यकता है, हमें इसके और आगे जाना है। अब आप 8000 साल पहले कि आदि शंकराचार्य जी की शिक्षा ये थी, तो 8000 साल पहले क्यों लेके जा रहे हैं? 8000 साल पहले का माहौल कुछ और था। 8000 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, लाइट नहीं थी, तो शंकराचार्य जी की शिक्षा उस समय उच्च कोटि की रही होगी। क्या वो आज संभव है? आज आपको मलेरिया हो जाए, पीलिया हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, तो आप ब्लड टेस्ट ही कराएंगे ना? बताइए, कराएंगे ब्लड टेस्ट? ये चीज समझने की आवश्यकता है। आज डार्विनवाद थ्योरी, जिनसे ये नई नई आविष्कार हुए थे, नई नई खोजें हो रही थी, डीएनए की जांच, क्रोमोसोम की जांच, आप बच्चों को कैसे, आप बताइए, कल को आपका बच्चा पूछेगा कपोल काल्पनिक कहानियां पढ़ के, पूरी थ्योरिकल वैज्ञानिक शिक्षा आपसे अलग कर दी जाएगी, और फिर आपका बच्चा पूछेगा पापा हम पैदा कैसे होते हैं? बच्चे क्या सिखाएंगे अपने बच्चे को? वही पुरानी कहानी कि बाल आई थी, नदी आई थी, डलिया में, बोझा में, तसला में बच्चा बह के जाओ तो हमने पकड़ लो। ये स्टोरी सुनाएंगे ना उसके लिए आप? अरे आपको उसको बताना होगा कि नर मादा के मेल से, शुक्राणु से और अंडाणु से मिलकर बच्चा बनता है, प्रजनन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, संभोग क्रिया होती है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। ये समझाना होगा। ये वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको रखनी होगी। और शिक्षा पे हमला सिर्फ इसलिए किया जाता है, इनने पहले शिक्षा पे हमला किया, तो आराम से आपकी ओबीसी के मूवमेंटों पे हमला किया। महिला आरक्षण बिल में आप लिख लो 50% यदि महिला आरक्षण बिल लागू करते हैं तो 50 की 50 विधायक जो बनेगी ना, आप समझदार हैं कौन बनेगी? जेएनयू की स्टूडेंट, पीएचडी होल्डर। आप अपना प्रत्याशी खड़ा भी कर देंगे यदि, अरे यार कम से कम ये चलिए जो क्रांतिकारी जागे हैं ना, 100 क्रांतिकारियों में से मैं दावे से कहता हूं कि 80 क्रांतिकारियों की पत्नी 8वीं 10वीं या 12वीं पास होंगी। और जहां आप उन्हें खड़ा करेंगे, उनकी पत्नी बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए जमाने में की डिग्री लेकर खड़ी होगी। फिर ये बोलेंगे अशिक्षित क्या देश चलाएंगे? राबड़ी देवी अनपढ़ क्या देश चलाएगी? ये आपकी महिला को राबड़ी देवी से तुलना करेंगे, ये आपकी महिला को जाहिल अनपढ़ गवार बोलेंगे। और आप ही सोचोगे कि सही वाली बात है यार, एक एमबीए वाली बच्ची को वोट दें कि यार कोई 8वीं फेल लोधी की घरवाली हो वोट दे दें, कि 8वीं फेल या कुशवाहा तो 5वीं पास ही है कि 5वीं फेल कोई महिला के लाने वोट दे दें हम। आप खुद सोचिए, मैं आपसे बात करता हूं, 2 आदमी खड़े हैं चुनाव में आपके, एक आदमी बीए, एमबीए जैसे हम हैं,
बीएससी है, एमएससी है, हमारी पब्लिक एड से एमए, पीजीडीसी, हमारी एलएलबी है, एलएलएम है। आज मैं खड़ा होता हूं और एक मुझसे अच्छा नेता है, दबंग है, गांव को लंबरदार है, वो चाचा पापा विधायक रहे थे, वो टिकट मांग रहा हूं, लेकिन वो बारी पास है बेचारा, हमसे अच्छा भी हो सकता है, वो हमसे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब हम आपके सामने आएंगे, समाज के सामने, भैया मध्य प्रदेश की बागडोर हमें दे दो, हमने काफी पढ़ाई की है, ये रखी है पूरी पुस्तकें, ये डरी थी 10 साल पहले से वाले वापस में यहाँ लेके आए हैं। तो आप सोचेंगे अरे यार वो बारी फैल है, ये भी चल भी रहा है। हमारे आदरणीय प्रमोद लोधी जी के बारे में कहा भी गया है कि अशिक्षित आदमी है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन हम बहुत पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं हम लोग। इस टाइप की बात आपसे भी कही जाएंगी, आपकी पत्नियों से कही जाएंगी कि आपकी पत्नी यहाँ डी फेल है, इनकी पत्नी एमबीए पास है। आप सोचिए किसको वोट देंगे? जातिवाद नहीं चलेगा, एजुकेशन, शिक्षित लोग देश चलाएंगे। चोट कर दी है कहीं ना कहीं। इसलिए भैया महिलाओं को पढ़ाइए आप, आवश्यक, क्योंकि जितना आप सोचेंगे ना सरकार उससे अधिक सोचती है। क्योंकि हर वकील जब भी केस लड़ता है तो उस केस का नाम क्या होता है? मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध फलाना व्यक्ति, मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध फलाना व्यक्ति। तो हम लोग तो सरकार से लड़ते हैं, भारत सरकार विरुद्ध फलाना केस, ढकाना केस। तो हमारा जो केस होता है, एक पार्टी हमारी पक्षकार होती है जिसकी ओर से हम केस लड़ते हैं, हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जो व्यक्ति होता है वो सरकार होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सरकार किसी की ही बन जाए, भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, वकील सरकार के खिलाफ में लड़के आपको न्याय दिलवाता है। तो हम लोग को सरकार से लड़ना आता है, सरकार के दिमाग से सोचना आता है, सरकारी पैतों से लड़ना आता है। लोधी, ओबीसी, कुर्मी, कुशवाहा जागृत होकर संगठित ना हो जाएं। इनको दमन करने के लिए इनने पहले धर्म का सहारा लिया, तुम्हारे धार्मिक नेता बनाए गए, उसके बाद नकली कुछ पिछड़ा वर्गों के नेता बनाए गए, तब भी लोग जागना चालू हो रहे थे। तो फिर अधिकारी जो लॉबी है, अधिकारी कर्मचारियों के संगठन बनाए गए। क्या होता है, देवेंद्र सिंह कोई बात करता है तो उस बात अच्छी बात करेगा, लेकिन उसका वजन नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह कौन है?